Let us now discuss the TDS implications on certain other transactions. To begin with, जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है, डिविडेंड यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स को बांट रही है, तो उस केस में वो TDS डिडक्ट करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो पहले क्या होता था, ये जो डिविडेंड पेमेंट्स होते थे ये शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होते थे, बट 1/4/2020 के बाद से शेयर होल्डर्स के हाथ में दीज आर नो मोर एग्जेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी इसमें DDT पे किया करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब से वो अबॉलिश हुआ है तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया है एट द स्लैब रेट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट अब अगर डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपीज से एक्सीड करता है, देन इन दैट केस इट बिकम्स टैक्सेबल शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 194। बट अगर यही डिविडेंड अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, देन दैट गेट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 194K। दूसरा एक सेक्शन है 194DA, जिसमें ये बोलता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे कोई पेमेंट मिल रहा है एंड दैट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़, तो उस केस में भी TDS कट करके वो पेमेंट होता है। नेक्स्ट अप, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे आपका कोई ज़मीन है उसको आप बेच रहे हो, और अगर वो कंसिडरेशन 50 लाख रुपया से ज़्यादा है, या तो जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कंसिडरेशन या फिर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों? क्योंकि यूजुअली लोग जब ये बड़े बड़े ज़मीन वगैरह जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसका वैल्यू यूजुअली हाइड करने की कोशिश करते हैं, टैक्स को इवेड करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो आइदर ऑफ द टू, जो भी अगर 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है तो उस पर 1% TDS कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन 194N, तो अगर आप कैश विड्रॉवल कर रहे हो, कहाँ से? अगर आप बैंक से या कोई बैंकिंग कंपनी से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉवल कर रहे हो पूरे साल भर में 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा, तो उसमें भी TDS कटेगा। ऐसा क्यों? दिस इज़ टू डिस्करेज कि लोग कैश ट्रांजैक्शंस करें एंड एनकरेज करने के लिए कि लोग ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रेफर करें, तो उसके लिए ये TDS सेक्शन को लाया गया। देन वी हैव सेक्शन 194O, तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हो गए फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब में तो हम सब शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं इसमें सेलर्स लोग अपना गुड्स को लिस्ट करते हैं। यहाँ पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो अपना गुड्स को बायर्स तक पहुँचा सके। तो इस केस में भी अगर जो सेलर है उनका सेल एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस केस में भी TDS कटेगा। देन सेक्शन 195 विच इज़ TDS ऑन पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट्स। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट्स को कुछ स्पेसिफाइड तरह के पेमेंट्स कर रहे हो तो उस केस में भी TDS कटता है। ऐसा क्यों? NR के पेमेंट्स पे क्यों? नॉन रेसिडेंट्स क्या करेंगे? वो यहाँ पर जो भी इनकम हो रहा है वो लेंगे और उसके बाद तो वो अपने कंट्री चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको कहाँ उनके पीछे जाएगी उनको पकड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, जैसे ही उनका इनकम जो है जो इंडिया में अक्रू हो रहा है उस पर हम तुरंत ही TDS काट लेते हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन 195 लेकर के आया गया।